हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में आने वाला एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हर बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी √5 न देकर वो √2 और √3 भी दे देता है। तो इन सबको करने का एक ही तरीका होता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे। तो इस प्रश्न को हम एक विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। तो ये कौन सी विधि कहलाती है? आपकी विरोधाभास विधि। लिख लो यहाँ पर कि विरोधाभास विधि से आप इसे क्या करने वाले हो? सॉल्व करने वाले हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, मान लिया ऐसा हमने कि माना कि √5 है ना, ये लिखा एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है, और यदि ये परिमेय संख्या है तब क्या होगा? तब बोला तब इसे हम लिख सकते हैं √5 इक्वल P/Q। P/Q, और जो P और Q है ना, यहाँ पर मतलब अंश बटे हर, तो जो हर है वो कभी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। और ये P व Q है ना, तो लिखना P व Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य को बोलते हैं को-प्राइम। क्या बोलते हैं? को-प्राइम संख्या है। और यदि ये को-प्राइम संख्या है, ठीक है, तब इनका HCF कितना होगा? HCF P व Q का कितना होगा? तो बोलेंगे 1 होगा। कितना होगा? 1। अच्छा, ये को-प्राइम संख्या क्या होती है? समझ जाइए जल्दी से। हमने कहा 5 और 8, इनका अगर आप निकालोगे HCF, बताओ क्या कॉमन है? कुछ लेकिन नहीं। 5 से कटेगा और 8 भले ही 2 से कटेगा, लेकिन कुछ भी इसमें कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब इनका HCF होगा 1। मैंने कहा एक है 2, एक है 11, बताओ इनका HCF कितना होगा? तो इसका भी इनका HCF कितना होगा? 1। यही अगर हम कहें बताओ 2 और 16 में इनमें कॉमन क्या है? तो इनमें तो कॉमन 2 है, मतलब इसका HCF कितना है? 2 है ना। तो बस इसी प्रकार इन संख्याओं को बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या, और ऐसी 2 संख्या होनी चाहिए पेयर के फॉर्म में। तो देखो ऐसा हमने माना कि P व Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तब इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। जब हमने माना कि इनका HCF 1 होगा, तो बस अब यही लाइन उठाकर यहाँ रखना है, √5 इक्वल P/Q। ये डिवाइड में Q है, इसको इस तरफ ले जाओ, तो √5Q इक्वल टू P हो गया ना। अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। तो √5 का वर्ग करेंगे अगर हम, √5 का वर्ग क्या होता है? तो बोलेंगे √5 गुणे √5 क्या होता है? √5 इंटू √5 इक्वल टू बनता है 5। क्या बनता है? 5। ये ध्यान रखना, जिसको नहीं पता ये याद रखना, ठीक है। तो √5 का कितना बनेगा हमारा? 5। Q का क्या होगा? Q²। P का क्या होगा? तो P², ठीक है। अब क्या करना है? ये जो मल्टीप्लाई में है ना, मतलब गुणा में है, अब जाएगा ये भाग में, तो देखो Q² इक्वल टू P² बटे 5। P² बटे 5। अब यहाँ लगेगा एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? चलो वो भी देखो। सपोज जैसे ये लिखा 10 का स्क्वायर करो, तो क्या 10 का स्क्वायर 5 से कटता है क्या? हमने कहा हाँ कटता तो है, क्योंकि 10 का स्क्वायर तो होता है 100 को 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। हमने कहा बिल्कुल सही। जो 10 का स्क्वायर है ना, वो 5 से कटता है, इसका मतलब ये भी है कि जो 10 है ना, वो भी 5 से कटेगा। यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर जो P² है ना, वो 5 से क्या कट रहा है, तब P भी क्या होगा? 5 से कटेगा। मतलब ऐसे लिखो, यहाँ लिखना 5 P² को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है, तब जो 5 है ना, 5 वो P को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? P को भी विभाजित करेगा। अच्छा, विभाजित करने पर कितना आएगा? तो बोलेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पर P कोई नंबर थोड़ी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ मान लो कि P को जब हमने 5 से विभाजित किया ना, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब आंसर क्या मान लिया जाए? तो मानो कि आंसर A मान लिया जाए। तो ऐसा आप मान लीजिए कि माना A आएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर P कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जब आप इसे 5 से भाग करोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, और जो भी आंसर आएगा अब पता नहीं क्या आएगा, इसलिए हमने एक नंबर मान लिया कांस्टेंट कि A आएगा। ऐसा हमने मान लिया। तो देखो ये तो भाग में, इस तरफ आएगा गुणा में, तो आप कह सकते हो कि जो P की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5A। कितनी होगी? 5A। यहाँ पर हमने क्या किया? दोनों पक्षों का वर्ग किया है। ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पर हमने क्या किया है? दोनों पक्षों का वर्ग किया, ठीक है। आप यहाँ जरूर लिखना, यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग किया था ना, वर्ग। अब देखो
अब ये जो p की वैल्यू कितनी है, 5a आ गई। अब इसी pa की वैल्यू आपको इसे मानना है समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसी के बाद आपने वर्ग किया था ना, इसे माना आपको समीकरण नंबर 1। तो p की वैल्यू देखो ये रही, इसमें आपको p की वैल्यू 5a रख देनी है। तो देखो यहाँ पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही समीकरण 1 में हम p का मान रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ लिखा है √5q, तो देखो √5q इक्वल, ये लिखा p, और इस p के यहाँ पर हम रखेंगे 5a, देखो 5a रख लिया। अब फिर से वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि ये तो कटेगा नहीं अभी, तो √5 को क्या करना है यहाँ पर कि दोनों पक्षों करेंगे हम वर्ग। तो √5 का होगा हमारा 5 और q का होगा q स्क्वायर, 5 का क्या होगा 25 और a का क्या होगा a स्क्वायर। अच्छा वर्ग जानते नहीं, वर्ग मतलब क्या, 5 का वर्ग कितना होगा, तो उनके 5 गुणे 5 ऐसा, तो ये 25। हमने कहा बताओ 10 का वर्ग क्या होगा, तो उनके 10 गुणे 10 मतलब कि 100, है ना, यही होता है स्क्वायर करना। नेक्स्ट देखो यहाँ, तो जैसे हमने कहा था ना √5 का कितना हो जाता है 5, देखो अभी बताया था कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, √5 गुणे √5 इक्वल कितना आएगा 5। सेम यहाँ, अरे ये तो कट रहा है तो काटू, 5 की टेबल से 1 टाइम और 25 कटता है 5 टाइम, क्या बचा, तो बचा यहाँ से q स्क्वायर इक्वल 5a स्क्वायर, क्या बचा 5a स्क्वायर। जैसे हम यहाँ पर इस 5 को देखो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर था, तो ये 5 को हम ले गए थे ना नीचे डिवाइड में, सेम यहाँ भी इस 5 को हम ले जाएंगे इसके नीचे, मतलब कि यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर बटे 5 बराबर a स्क्वायर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट फिर से लगाएंगे, जैसे यहाँ बताया था कि जो 5 है वो p स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5 p को विभाजित करेगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लाएंगे कि जो 5 है 5 वो q स्क्वायर को कर रहा, किसको कर रहा, q स्क्वायर को विभाजित ना करता है, तब 5 जो है वो q को भी क्या करेगा, कट करेगा, मतलब कि विभाजित तो करेगा, कट करना है ना, इसी को ही मैथ बोलते हैं, ऐसा भाषा में विभाजित करना, विभाजित तो करेगा। अच्छा विभाजित तो करेगा, बोलो हाँ, तो आएगा कितना, क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, हमने कोई बात नहीं, तो मान लेते हैं जब q को, देखो यहाँ q स्क्वायर था, यहाँ आपको q लिखना है, फिर लिखना आपको 5, जो q है वो 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा, यही लिखा है देखो, या जो 5 है वो q को विभाजित कर रहा है, दोनों एक ही बात है ना। तो कितना आएगा, तो यहाँ हमने माना था a, तो यहाँ मान लीजिए आप b, ऐसा आप मान लीजिए कि ऐसा हमने मान लिया। तो देखो ये जो डिवाइड में भाग में है, इस तरफ आएगा गुणा में, तो q इक्वल होगा 5b। अरे यहाँ पर क्या था, यहाँ तो ना, चूंकि यहाँ पर जो p है ना वो कितना है, तो 5a है, तो दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है, तो दोनों से कॉमन निकला, देखो ये 5 क्या निकला है 5। तो आप कहोगे भैया इनका एचसीएफ कितना निकला p व q का, तो देखा इनका एचसीएफ तो 5 निकला, लेकिन कि यहाँ पर देखो आप ध्यान से कि p व q का एचसीएफ कितना था 1 था। क्यों, क्योंकि p व q तो ऐसे नंबर थे जो कभी कटते ही नहीं थे आपस में, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए उनका एचसीएफ कितना आया था 1। लेकिन जब हमने इसे विरोधाभास विधि से सॉल्व किया, तो सॉल्व करते चेक करो कि इसका एचसीएफ तो कितना आ गया 5 आ गया, लेकिन इसका जो एचसीएफ था, लेकिन इसका जो क्या था एचसीएफ था p व q का, वो कितना था, वो तो 1 था, हमारा कितना आ गया 5। मतलब हमारा मानना, यहाँ लिखना आपको कि हमारा मानना गलत निकला या फिर गलत है, क्या गलत है भैया, हमने ये माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमने यही माना था ना, तो यहाँ लिखना है कि हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्या एक परिमेय संख्या है, ऐसा मानना हमारा क्या निकला, गलत निकला। तो भैया फिर सही क्या है ये बता दो, तो लिखेंगे अतः √5 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है ना, तो यहाँ लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये सिद्ध होना है। तो भले ही ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सबसे बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने आपको बताई, एक चीज बताई है कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका एक भी नंबर बोर्ड में नहीं कटेगा। और ये चैप्टर नंबर 1 का क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सपोज यहाँ पर हमने लिया है √5, अगर √5 ना होकर यहाँ होता √3 या फिर √2, तब हम कैसे करते हैं, तो देखो जहाँ पर √5 लिखा है ना, वो 5 वाले को सारे इरेज कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन बन गया अब √5 नहीं √3, क्या बन गया √3। तो देखो क्या करना है इसको ना, यहाँ जहाँ आपको ये 5 सबको हटा दो, देखना आपको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या हुआ था। ये स्टेप हटा दो,
और फिर आपको देखोगे कि ये बहुत ही आसान है, इतना कोई कठिन नहीं है। अब क्वेश्चन बन गया हमारा अब नेक्स्ट वाला कि सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई बिल्कुल सेम √5 के हमने क्या लिख दिया √3, तो हमने से क्या विरोधाभास विधि की वजह से हम सिद्ध कर देंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है, उल्टा। जब परिमेय संख्या मांगे तो रुकिए इसको परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख के दिखाओ, मतलब इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हर कभी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। फिर ये जो P/Q है वो कैसी संख्या है, तो उनकी सहभाज्य संख्या है, जिसे इंग्लिश में कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं, और इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। फिर आपको ये लाइन फिर से लिख लेनी है यहाँ पर ऐसा कि √3 = P/Q। ये देखो ये तो डिवाइड में है ना, इसको इस तरफ भेजो तो ये इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √3Q = आएगा P। समझ में आ रहा ना। चलो फिर इसके बाद दोनों पक्षों करेंगे हम वर्ग। यहाँ देखो जैसे हम अब 3 का करके देखेंगे तो √3 गुणे √3 = कितना आ जाएगा, 3 बन जाएगा। तो देखो जैसे हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया ना, वर्ग स्क्वायर कर दिया, तो ये जो √3 था ये तो बन गया हमारा 3Q² और P का हो गया P²। अब देखो ये तो गुणा में है, ये आ गया भाग में, आ गया ना भाग में, यस। ये वाला देखो कहाँ गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो इसका क्या मीनिंग होगा, जो 3 है ना, 3 यहाँ लिखना, जो 3 है कॉमा जरूर लगाना, कॉमा, जो 3 है ना 3 वो P² को व्यक्त करता है। बोलो हाँ, दिख तो रहा है। तब ये 3 है ना वो P को विभाजित करेगा, क्या करेगा, वो P को भी विभाजित तो करेगा। और कितना आएगा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम कितना आएगा, तो ऐसा हमने माना कि जैसे हमने P में 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, A आएगा, ऐसा हमने मान लिया। तो ये भाग में, इस तरफ जाओ गुणा में, तो 3 का गुणा करेंगे A में तो आएगा 3A। तो इस बार P की वैल्यू कितनी आएगी, 3A। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, P का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1, ये वाला। इसमें क्या करना है हमको, P की वैल्यू रख देनी है। तो आओ रखते हैं, √3Q = यहाँ लिखा है P, और P कितना हमारा 3A, तो यहाँ लिखो 3A। और इस बार हम फिर से वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, है ना। यहाँ लिख देना कि दोनों पक्षों का क्या कर दिया आपने, वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग। और जैसे ही आप वर्ग करोगे मतलब स्क्वायर करोगे तो √3 का मतलब √3 का हो जाएगा आपका 3, और Q का होगा Q²। 3 का कितना होगा, तो 3 का तो हो जाएगा 9, और A का होगा A²। अब देखो ये काटो भैया, जो कट रहा है उसे कट करो। तो देखो हम कहेंगे कि 3 की डबल से ये 1 टाइम, और 9 कटता है 3 की डबल में 3 बार आता है ना, है ना। चलो नेक्स्ट अब क्या करना है, ये बचा हमारा Q² बराबर 3A² बचा ना, 3A²। और अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस Q² के नीचे लिखेंगे। तो ये देखो ये हमने लिख दिया, बराबर कितना आ गया, A² आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लाएंगे जो हमने यहाँ लगाया था कि जो 3 है ना, 3 वो देखो Q² को विभाजित करता है। तब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 3 है ना, 3 वो Q को विभाजित करेगा। किसको करेगा, Q को। तो बताओ जब भी जैसे हमने Q में 3 से भाग कर दिया तो आंसर क्या आया, तो हमने कहा ऐसा पता तो नहीं कितना आएगा, तो मान लिया जाए कि इसका आंसर B आएगा। कितना आएगा, B। तो चलो इसको इस तरफ ले जाओ, Q = होगा हमारा 3B। कितना होगा, 3B। तो अब इनका निकाला हमने HCF, P/Q का क्या निकाला हमने, HCF। तो जैसे हमने P/Q का HCF निकाला, लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा, इसके पहले एक लाइन और लिखनी है कि लेकिन यहाँ पे जो P है ना, P वो कितना आया था, 3A। और अगर अब देख लिया जाए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में तो कॉमन है हमारा 3। कितना कॉमन है, 3, मतलब इनका HCF अब कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन इनका HCF तो कितना था, 1 था, मतलब कि हमारा मानना गलत हुआ। क्या गलत हुआ, कि जो √3 था, है ना, इसे हमने क्या माना था, परिमेय संख्या मानी थी, बल्कि ये परिमेय संख्या तो नहीं है। तो क्या है, तो बोलेंगे अतः √3 तो एक अपरिमेय संख्या है। मजा है ना। चलो एक और करते देखते हैं जल्दी से। √3 के यहाँ पर आप करते देखते हैं √2। क्या करते हैं, √2 ना। ये भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से देखो, यहाँ √3 लिखा वहाँ 2 लिखो, जहाँ √3 लिखा वहाँ 2 लिखो, जहाँ √3 लिखा वहाँ पर 2 लिखो। चलो इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ऐसा चेंज कर देना, यहाँ पर सब जगह चेंज करो। लीजिए यहाँ 3 के यहाँ पर क्या लिखो, 2, है ना। यहाँ भी कितना आएगा हमारा, 2। अब यहाँ कितना आएगा, 2। ओके, तो बताएंगे कि भैया देखो जो 2 है वो P² को विभाजित करता है। बोलो हाँ, दिख रहा। तब 2 क्या करेगा, P विभाजित तो करेगा। तो कितना आएगा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, देखो A आ गया, तो इसके यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2A। और इसी P की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखो जहाँ √3 लिखा वहाँ बस
2 लिख दीजिए, यहाँ पर √2 और यहाँ लिखेंगे 2a। चेक करो, ये लिखा √2q इक्वल p की वैल्यू कितनी है 2a, तो लिखा हमने 2a। और अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, और जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का बन जाएगा हमारा 2 और q का बनेगा q², 2 का बन जाएगा 4 और a का होगा a²। देखो ये तो कट रहा, तो बोले कट कर दो, ये 1 टाइम, 4 कटता है 2 टाइम्स। अब क्या बचा, तो बचा यहाँ से q² बराबर 2a²। क्या बचा 2a²। और आपको क्या करना है, ये 2 को भेजना इसके जस्ट नीचे, तो लिखो q² अपॉन 2 इक्वल टू a²। ऐसा आ गया ना। तो इसका मीनिंग क्या निकला, ये कहने वाले बात, ये कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो 2 है ना वो तो q² को भाग कर रहा, मतलब कट कर रहा, हमने बिल्कुल सही है। तब यह भैया q को भी करेगा कट, हमने कहा हाँ मतलब इसको भी विभाजित करेगा। तो विभाजित करने पर कितना आएगा, कितना हमने कि पता नहीं कितना आएगा, मान लिया जाए कि b आएगा, तो बस यहाँ पर लिख दीजिए, इसको भाग में इस तरह भेजो, आएगा गुणा में। लेकिन अभी p की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो देखो इस बार भी ऐसा HCF कितना आएगा इन दोनों का कॉमन पार्ट, तो बोलेंगे 2 आएगा। कितना आएगा 2। तो फिर क्या होगा भैया कि हमारा मानना तो भैया इनका लेकिन 2 आया है, लेकिन HCF तो पहले कितना था इसका 1 था वो आ गया 2, मतलब ये तो गलत हो गया ना, बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा मानना तो क्या निकला, गलत निकला कि √2 एक परमेय संख्या थी। ये तो परमेय नहीं, क्या निकली ये तो अपरमेय, तो यहाँ लिखेंगे अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी ना। जो भी बच्चा इसे एक बार और देखेगा तो उससे मतलब ये समझो कि उसको पूरा और अच्छे से समझ आएगा। इसे शेयर करें। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।